ओके क्लास। सो जो राइट साइड में डायग्राम है दैट्स अ डायग्राम ऑफ डीसी मोटर। अभी जो डीसी मोटर का डायग्राम है उसे हमें डिफाइन करने बोला है, यहाँ पे डायग्राम को नहीं, दैट इज अ मोटर को हमें डिफाइन करने बोला कि व्हाट इज अ मोटर। तो मोटर बेसिकली होता क्या है? यस, काफी सारे मोटर्स हैं हमारे घर में। इटसेल्फ हमारे घर में फैन है, वॉशिंग मशीन है, या लोकल ट्रेन हो गए, लोकल ट्रेन, ये सब मोटर का काम करते हैं। इवन हमारे घर में जो टॉयज होते हैं ना, जो बैटरी पे चलते हैं, हम लोग रिमोट कंट्रोल कार होते हैं, दे आर ऑल्सो बेसिकली अ मोटर। तो मोटर क्या कर रहे हैं? मोटर ना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, द सेकंड इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। कि इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल का एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज electric motor works on the principle that a current carrying conductor placed in a magnetic field always experiences a force। मतलब अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो कंडक्टर के ऊपर फोर्स आएगा, आइदर इनवर्ड आउटवर्ड कहीं पर भी, बट फोर्स आएगा। सो ये जो प्रिंसिपल है और डेफिनेशन है दोनों एक एक मार्क कैरी करते हैं एग्जाम में। तो ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज द प्रिंसिपल एंड डेफिनेशन ऑफ मोटर। प्रिंसिपल तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेम फोर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस हम लोगों ने यूज किए? दूसरे आर्मेचर कॉइल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रशेस, बैटरी एंड एक्सेट्रा। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये वर्किंग डिफाइन करने बोला है। तो सबसे पहले द करंट फ्लोज फ्रॉम आर्म ए टू बी, है ना? तो करंट पहले ई से होते हुए ए बी सी टू डी एंड देन एफ से होते हुए वापस आएगा। तो जैसे ही करंट फ्लो होता है और ए बी के ऊपर अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे तो ये पता चलता है कि ए बी गोज डाउनवर्ड्स। अगर ए बी नीचे जा रहा है तो सी डी कहां पे आएगा? अपवर्ड्स। एंड हेंस लेफ्ट टू राइट घूमना चालू कर रहा है, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ उसके बाद एक हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद करंट गोज फ्रॉम डीसीबी। सर कैसे? बिकॉज एक बार नीचे हो जाने के, उल्टा घूमने के बाद, एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद आर्म्स चेंज हो जाते हैं। जहां पे ए बी था वहां पे डीसी आ जाएगा और जहां पे डीसी था वहां पे ए बी आएगा। इट जस्ट लाइक आप सीधा सोए थे, अब आप उल्टा हो गए हो, मतलब हमने बुक को उल्टा कर दिया, तो ये हाफ रोटेशन हो गया। तो अब करंट जाएगा डीसी बीए से। तो अब डीसी नीचे जाएगा और ए बी ऊपर जाएगा। उल्टा हो गया ना, पहले ए बी नीचे गया था, सीडी ऊपर, अब इस बार सीडी नीचे ए बी ऊपर। एंड हेंस फिर से एक हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पूरा चक्कर कंप्लीट होगा। इट जस्ट लाइक एक सीधी बुक थी, आपने उसको फिर एक बार उल्टा किया, फिर एक बार उल्टा किया, तो सीधा हो गया बुक। वैसे ही एक आपका मोटर काम करता है। तो जब तक काम करते रहेगा, जब तक आप उसके अंदर करंट फ्लो कर रहे हो, तो ये गोल 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 घूमता रहेगा। इसके आगे आपने कुछ और कनेक्ट किया और कोई डिवाइस कनेक्ट किया, तो जैसे आपका मोटर गोल 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 घूम रहा है, वो डिवाइस भी गोल 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 घूमना चालू करेगा। Thus, the current in the loop is reversed after each half rotation. And आपका जो एक्सल है, लूप है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहेगा। ओके, यू कैन जस्ट टेक अ बुक, बुक को पहले सीधा रखो, फिर एक बार उल्टा करो तो बुक का पीछे का दिखाई देगा, फिर एक बार बुक को उल्टा करो तो बुक का आगे फ्रंट का, और फिर से आपका आगे आ जाएगा। बट आपको ये कहां पे करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है, लेफ्ट टू राइट घुमाना है, लेफ्ट टू राइट। अब आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है राइट साइड में, आपको पता करना है वो डायग्राम किसका है। यस द क्लास डायग्राम इज ऑफ जनरेटर, बिकॉज यहां पे बैटरी यूज नहीं की गई है। जनरेटर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, यूज नहीं करता। लास्ट वाले डायग्राम में बैटरी थी, वो यूज कर रहा था, ये जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
अच्छा, इसमें कौन सा रूल यूज करते हैं? अगर मोटर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड था तो जनरेटर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड है। अच्छा, स्टेट बोला है, स्टेट द रूल। तो स्टेट मतलब हमें उसको एक्सपांड करके बताना होगा कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो स्टेट द रूल दैट हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज stretch the three fingers in such a way that they are perpendicular to each other. Then you can use a shortcut. हमने एक बार शॉर्टकट याद किया था क्लास में, मौसी मदर चाइल्ड। थंब को आएगा मौसी, इंडेक्स फिंगर को आएगा मदर, और मिडल फिंगर को आएगा चाइल्ड। तो व्हाट इज मौसी मदर चाइल्ड? मोशन ऑन द कंडक्टर, मोशन ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर पे जो चाइल्ड है दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। How many times will the direction of needle of the galvanometer change in each rotation? अगर ये AC जनरेटर है तो कितने बार घूमेगा? 2 बार। The direction of needle of a galvanometer will change 2 times in each rotation. In which position the armature coil will be the induced maximum? Induced current maximum कब होगा? Maximum तब होगा जब coil perpendicular position में होगा। What is coil? Coil perpendicular मतलब vertical direction में straight खड़ा रहेगा। The induced current in the coil will be maximum when the direction of the motion of the coil is perpendicular to the magnetic field. Name any one correction that can be made to convert it into a DC. आपको उसे AC जनरेटर से DC जनरेटर बनाने के लिए क्या करोगे? यस, आप उसका रिंग्स चेंज करोगे। तो फिलहाल जो स्लिप रिंग्स है आप उसको क्या कर दोगे? स्प्लिट रिंग्स कर दोगे। स्लिप रिंग्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय स्प्लिट रिंग्स। यस, स्क्रीन पे देखते ही पता चल गया होगा कि सर ये हीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज लैटेंट हीट? लैटेंट हीट मतलब छुपा हुआ होना। ओके, तो आप जब इनिशियल फेज में आप हीट अप्लाई करते हो तो हीट अप्लाई हो तो रहा है, बट अंदर जाने के बाद वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है। बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो गई ये हीट। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है, अगेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज चेंज फ्रॉम आइस टू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर? कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए स्ट्रेट लाइन आएगी। यस, द पार्ट इज ए टू बी। पार्ट ए टू बी आपको एक वर्ड में आंसर नहीं लिखना है, एक पूरा सेंटेंस फॉर्म करना है आपको उसके लिए। तो व्हाट इज द सेंटेंस? द सेंटेंस इज द पार्ट ए टू बी शो चेंज फ्रॉम आइस टू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। जहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है वहां पे लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। बट अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तब लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो चेंज इन टेम्परेचर विदाउट चेंज इन स्टेट? स्टेट नहीं चेंज हो रहा, बस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यस, दैट इज पार्ट बी टू सी। अब इसको सेंटेंस के फॉर्म में कैसे लिखोगे? पार्ट बी टू सी shows a change in temperature without change in state. Define latent heat of vaporization. अब वेपराइजेशन में क्या हो रहा है? वेपराइजेशन में लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। So the heat energy absorbed at constant temperature during transformation of liquid to gases is called as latent heat of vaporization. सर टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिक दिया हुआ है। यस, स्पेसिफिक वर्ड तब यूज करना है जब वो यूनिट मास के लिए होगा। तो जब यूनिट मास होगा तब आप वर्ड स्पेसिफिक रख सकते हो। So what is the heat energy absorbed from A to B called as? अभी हमने पूछा था कि A to B पे कांस्टेंट टेम्परेचर है तो लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? इसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम सी टू डी कॉल्ड? तो सी टू डी पे है कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये था आपका 5 मार्क्स का कॉन्सेप्ट। पूरे 5 से 6 क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, यहाँ पे 5 मार्क्स का कॉन्सेप्ट आराम से मिल जाएगा। यस, द फेमस डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर, सबको पता चल जाता है ये डायग्राम है होप्स apparatus का। अच्छा क्लास, हमें होप्स apparatus क्या प्रूफ करके देता है? anomalous behavior when the temperature of water decreases from 4 degree to 2 degree will the level of water rise or fall in the cylinder? ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम पहले प्रेडिक्ट करते हैं व्हाट विल बी द आंसर। 4 से 2 क्या हो रहा है? कूलिंग हो रहा है।
तो कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट करने के बदले क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। क्यों, एनॉमलस बिहेवियर आता है ना 4 के बाद। अगर 4 के बाद कूल करते तो एनॉमलस बिहेवियर चालू हो जाता है। तो एनॉमलस बिहेवियर क्या बोलता है, कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कूलिंग क्या करेगा, एक्सपांड। एंड ऑफ कोर्स चीजें अगर एक्सपांड हो रही है तो वाटर का लेवल राइज होगा, ना कि गिरेगा। When the temperature of water decreases from 4 degree to 2 degree, water expands and therefore there will be a rise in the cylinder. Which temperature shows 0 degree first? Which thermometer will show 0 degree first? T1 और T2? तो सीधी सी बात, अगर T2 ऊपर है और 4 डिग्री के बाद सारा मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहा है, सारा ठंडा मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर पहले 0 डिग्री फॉर्म होगा, मतलब T2 के पास। So thermometer T2 will show temperature of 0 degree first. Now they're asking a question. Pipelines gets cracked in winter season. Due to which phenomena? सिंपल सा फिनोमिना है। अगर पाइपलाइंस के अंदर वाटर है और वाटर एक्सपांड हो रहा है और पाइपलाइंस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफकोर्स पाइप क्रैक होगा। बट वाटर एक्सपांड क्यों हो रहा है? तो वाटर अगर एक्सपांड हो रहे हैं तो दैट इज नन अनदर anomalous behavior. Pipelines crack in winter season due to anomalous behavior of water. नौ ये पूरे बिहेवियर में यहां पे एक ग्राफ बना के दिया हुआ, क्या शो कर रहा है, दैट्स इट्स अ ग्राफ ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम? सबसे लोएस्ट पॉइंट देखो आपके ग्राफ में, यस क्लास, सबसे लोएस्ट पॉइंट कितना बता रहा है ग्राफ का, 4 डिग्री। एट 4 डिग्री द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। आपको एक पूरा सेंटेंस फॉर्म करना है क्लास, होप यू अंडरस्टूड दैट। एक पूरा सेंटेंस फॉर्म करना है, उसके बाद ऑन कूलिंग फ्रॉम 0 to 4 what is the effect on volume and density of water? तो अगर हम चेक करें, the volume of water decrease on cooling from 0 to 4. And the density of water increases on cooling from 0 to 4. बट अगर 0 to 4 जा रहे हैं, अब बात आती है कि 0 to 4 में हम कूलिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। एक्चुअली 0 to 4 क्या होता है, हीटिंग होता है। तो कूलिंग आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और 0 to 4 हीट कर रहे हो तो हीटिंग एक्सपांड नहीं करेगा, हीटिंग क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्लास। कॉन्ट्रैक्ट करने पे वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी बढ़ती है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। उसने क्या वर्ड यूज किया हुआ, 0 डिग्री से 4 डिग्री। 0 डिग्री से 4 डिग्री आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स हीट हो रहे हैं। एनॉमलस बिहेवियर का रेंज है 0 से 4। तो हीटिंग क्या एक्सपांड नहीं करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट जब करते हो तो वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी बढ़ती है। इसलिए वहां पे लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल डिक्रीज एंड डेंसिटी ऑफ वाटर विल इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4। तो याद रखना, 4 से लेके 0 तक कूलिंग हो रहा है। कूलिंग क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। एक्सपांड करते वक्त वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी कम। और 0 से लेके 4 तक हीटिंग करते हो तो हीटिंग जो एक्सपांड करना चाहिए वो एक्सपांड नहीं करता, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो चीज कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा। वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी याद रखना। A sample of air is air containing certain amount of water vapor is taken and saturated at a particular temperature. Saturated मतलब और भर दिया वाटर वेपर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। अब एक ऐसा टेम्परेचर पहुंचता है, इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर सैंपल इज रेज्ड फर्दर, पूरा सैचुरेट करने के बाद आप और टेम्परेचर बढ़ाते हो, देन सैंपल बिकम्स अनसैचुरेटेड। देन द सैंपल बिकम्स अनसैचुरेटेड। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट करना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका वाटर वेपर का अमाउंट कम होते जाएगा, दैट इज अनसैचुरेटेड, वो और नहीं भरेगा।
आपने अगर ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट देखा होगा, जब आप टेम्परेचर कम करते हो, कूल करते हो, तो एटमॉस्फेयर भरता है, सैचुरेट होता है, बट जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो सैचुरेट नहीं होता, वो अनसैचुरेट होता है। तो एक पॉइंट याद रखना, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे सैचुरेट, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अनसैचुरेट। यस, मार्क द पॉइंट। टेम्परेचर जब डिक्रीज करोगे तो सैचुरेट होगा, फिर ड्यू बनेगा, बट जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो अनसैचुरेट हो जाएगा। यस, वन मोर फेमस डायग्राम। यस, डायग्राम देखते ही हमें पता चलता है इट्स अ रीजलेशन। इट्स अ रीजलेशन। डिफाइन द फिनोमिना इन मिनिमम वर्ड्स, एक सेंटेंस में फॉर्म करना है। द फिनोमिना इन विच आइस कन्वर्ट्स वाटर ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर and then reconverts into ice again once the pressure is removed is called as regelation. What is the effect of increase in pressure on the melting point of ice? As the pressure increases, the melting point of ice also decreases. Now, red, blue, violet ये कलर देखिए क्या पता चल रहा है? Yes, we have landed in the refraction of light का concept. Refractive index of violet, refractive index of R and refractive index of blue. यहाँ पे n का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एन वी, एन आर, एन बी लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉलेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू, ये सब आपके सामने है। वॉलेट, रेड एंड ब्लू। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अच्छा, हमें पता है जो सबसे ज्यादा बेंड होगा उसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो सबसे कम बेंड होगा उसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपको पता होगा कि वॉलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है तो वॉलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। अच्छा, वॉयलेट के ऊपर अगर कलर देखें तो विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फिर वॉयलेट के बाद आता है ब्लू, देन ब्लू के बाद सबसे लास्ट में रेड। तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा और वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज मोर देन बी एंड बी इज मोर देन आर, रेड। अब यहां पे उल्टा हो जाएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो वेलोसिटी ज्यादा। तो velocity of violet, velocity of red and velocity of green are the velocities of violet, red and green respectively, passing through a prism after dissipation of white light. Which is the following correct option? तो सबसे सिंपल सी बात है, हमें पता है जो सबसे कम बेंड होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। रेड कम बेंड होता है, उसका वेलोसिटी ज्यादा, देन ग्रीन का, देन वॉयलेट का। So velocity of violet is more than red and velocity of red is more than green. ये ऑप्शन राइट है क्या क्लास? ये ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी? नो, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, velocity of red is more than green and velocity of green is more than violet. Now observe the following and complete the diagram. Have 20 seconds and try to complete the diagram in your rough paper. ओके, सो आप लोगों ने बनाया डायग्राम? यस, ग्लास टू वाटर। अच्छा, काफी लोगों ने अभी बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल कर दिया होगा, यस ना? प्लीज ध्यान से देखना, ग्लास से लाइट वाटर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेरर में। डॉक्टर अवे पढ़ा था हमने, डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? तो डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसलिए ग्लास टू वाटर नॉर्मल से दूर जाएगा। What is the effect on the velocity of light when it enters water?
अगर वाटर के अंदर मतलब कौन सा रेरर मीडियम के अंदर वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होता है, डेंसर में डिक्रीज, रेरर में इंक्रीज. If the light was incident on the interface at an angle greater than the critical angle, which phenomena occurs? अगर जब भी एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो कौन सा फिनोमिना होता है क्लास, ये याद करो. कहीं ना कहीं हमने कौन से कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि क्रिटिकल एंगल एंगल ये कहां पे पढ़ा है? यस क्लास, राइट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कि अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना विल टेक प्लेस. नाउ वी हैव उल्टा प्रिज्म, और उल्टे प्रिज्म में हम जानते हैं कि अगर सीधे प्रिज्म में वॉयलेट नीचे होता है और रेड ऊपर, तो उल्टे प्रिज्म में रेड नीचे और वॉयलेट ऊपर. अब कुछ भी कर लो, सबसे ज्यादा बेंड वॉयलेट ही सबसे ज्यादा बेंड होने वाला है, बिकॉज वॉयलेट हैव मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होगा. सो नेम द कलर दैट डेविएट्स द मोस्ट. अभी हमने डिस्कस किया कि वॉयलेट डेविएट्स द मोस्ट एंड रेड डेविएट्स द लीस्ट. और अगर ऑरेंज वॉयलेट, विच कलर हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी, अब भी हमने डिस्कस किया था कि एमसीक्यूज में वेलोसिटी के मामले में, तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, और ऑरेंज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा. तो ऑरेंज है मोर वेलोसिटी देन वॉयलेट. द वेलोसिटी ऑफ ऑरेंज इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट. Yes, it is raindrop. Name the phenomena occurring at point A, B and C. Yes class, A के ऊपर दो फिनोमिना होंगे, लाइट बेंड भी होगा और डिस्पर्स भी होगा, दैट इज रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन. लाइट बी से टकरा के वापस आ रही है. जब भी लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकरा के वापस आती है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए तो लाइट आर पार जानी चाहिए, बट यहाँ पे आर पार नहीं जा रही, टकरा के वापस आ रही है. तो जब भी याद रखना क्लास, लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकरा के वापस आती है, then that phenomena is called as total internal reflection. The last phenomenon is refraction again, and the light will be scattered into the atmosphere and हमें रेनबो दिखाई देगी. Answer the following question based on the concept of total internal reflection. सोच समझ के आंसर देना. हमने डिस्कस भी किया what is the angle of incidence called when angle of refraction is 90 degree, कि उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हो कि जब भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. क्यों सर क्रिटिकल बोलते हैं? बिकॉज वो लास्ट स्टेज है जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर क्या क्या होता है? मिराज है, रेनबो फॉर्मेशन है. अच्छा, दो कंडीशन तो हमने पढ़े हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, तो जरा दो भी हम मेंशन कर देंगे. लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, एंड सेकंड इज एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए. तो एग्जाम में एनी वन पूछा तो दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हो. और अगर सिर्फ पूछा है कि राइट द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आपको दोनों लिखना होगा. अगर डे टू डे की लाइफ से कंसिडर करें तो ये फिनोमिना आपको कहां पे दिखाई देगा क्लास? यस, इट्स अ मिराज. और इसके अंदर क्या कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट. इसके अलावा और क्या होता है? रिफ्रैक्शन के जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और भी कहां पे होता है? इन अ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. ना क्लास, एक बात याद रखो, लाइट फ्रॉम फार अवे कम्स पैरेलल. कैसी आती है? पैरेलल. एक चीज कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में याद रखना, लाइट फ्रॉम फार अवे कम्स पैरेलल, और इमेज को क्लियर बनने के लिए कहां पे मर्ज होना होगा? रेटिना पे मर्ज होना होगा. अब आपके सामने देखो राइट साइड पे एक लाइट है, पैरेलल आ रही है, मतलब कहां से आ रही है? दूर से आ रही है. बट लाइट रेटिना पे नहीं मिल रही है, तो उसको इमेज दिखाई देगा क्या सामने वाले बंदे को? नहीं दिखाने वाला, नहीं दिखाई देने वाला. तो जब दूर का लाइट आ रहा है, मतलब दूर का लाइट रेटिना पे नहीं बन रहा है, मतलब उसको दूर का दिखाई देने वाला नहीं है. इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया, नियर साइटेडनेस. मतलब पास का दिखाई देना, दूर का दिखाई ना देना.
तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंथ इंक्रीजेस so that the converging power of the lens becomes large, remain large, इसलिए रेटिना के पहले बन रहा है, और the eyeball elongates so that the distance between the lens and the retina increases. ये दो कारण है, तो ये करेक्टेड डायग्राम है. अब आपके पास दो करेक्टेड डायग्राम दिया हुआ है, फिगर 2 एंड फिगर 3, कौन सा वाला करेक्ट है? सीधी सी बात है ना, पैरेलल लाइट को ही ठीक करना है आपको, तो कौन सा वाला? सेकंड वाला करेक्ट है, दैट इज कॉनकेव लेंस वाला. कौन सा लेंस वाला? कॉनकेव लेंस वाला. एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, तो कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, ये भी याद रखना क्लास. मायोपिया को ठीक करने वाला कौन है? कॉनकेव. नो, आपके सामने फिगर में एक इनकम्प्लीट डायग्राम दिया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, आपको उसको जज करना और आपको आंसर देना. तो अगर आप रीड्रॉ करोगे तो कुछ इसका रीड्रॉ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, और आपको उसका नेमिंग करना है. यहां पे डबल मैग्निफिकेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? डबल मैग्निफिकेशन. एक बार ऑब्जेक्टिव लेंस से तो दूसरे बार आईपीएस वाले लेंस से. डबल मैग्निफिकेशन. एक बार मैग्निफिकेशन इस तरफ, यहां पे देख रहे हो जहां पे ये लिखा हुआ यू, जहां पे मैं अपना कर्सर रोटेट कर रहा हूं, एक मैग्निफिकेशन यहां पे और दूसरा मैग्निफिकेशन यहां पे. ये इमेज जो है आपका जरूरी नहीं है कि यहीं पे बनना चाहिए, कहीं पर भी बनना चाहिए, बट आईपीएस के पीछे लेफ्ट साइड पे बनना चाहिए आईपीएस के, और मैग्नीफाइड बनना चाहिए. इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो हमें काफी ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डबल मैग्निफिकेशन के चलते. सो नेम द लेंसेस ए एंड बी. ए इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड बी इज आईपीएस. सामने आपके फिगर में दिया हुआ है, ए इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड बी इज आईपीएस. अब यहाँ पे सेल्विन नाम का बंदा है, वो इज 16 ईयर ओल्ड एंड वियर्स अ स्पेक्टिकल हैविंग अ पावर +2D. प्लस वाला चश्मा पहन रहा है, प्लस. अच्छा, प्लस किसका होता है? कॉन्वेक्स का होता है कि कॉनकेव का होता है? यस, प्लस कॉन्वेक्स का होता है. अच्छा, अगर ये कॉन्वेक्स हम लोग कहां पे यूज करते हैं? मायोपिया में कि हाइपरमेट्रोपिया में? यस, आंसर इज राइट, हाइपरमेट्रोपिया में, क्योंकि कॉनकेव माइनस होता है, वो तो मायोपिया में चला गया. तो कॉन्वेक्स प्लस में होता है, वो हाइपरमेट्रोपिया के लिए. क्यों होता है डिसेस? So this defect is caused due to curvature of the cornea and the eye lens decreases. The converging power of the lens becomes less. या दूसरा reason, due to the flattening of eyeball, the distance between the lens and the retina also decreases. So compute the focal length of his lens. तो focal length का formula क्या है हमारे पास? P is equal to 1/f. तो cross multiply करके F is equal to 1/P. I repeat, formula is P is equal to 1/f. तो cross multiply करके we get F is equal to 1/P. तो P का वैल्यू रखो 1/2. 1/2 is nothing but 0.5 meters. Focal length is always comes in meter. Class, remember my point. Focal length always comes in meter. Now Ankit developed an eye defect at the age of 65-year-old and had to wear a lens of power +3D. Answer the following questions. So name the eye defect. Yes, प्लस वाला चश्मा पहना है, बट ये बात याद रखना क्लास, अंकित developed an eye defect at the age of 65 years. 65 years पे है तो it is presbyopia. State the reasons. The focusing power of the eye lens decreases with the age. The muscles near the lens lose their ability to change the focal length. Yes, of course, zooming power and contracting power weak हो जाती है. The near point of the lens shift further than the eye. जो 25 सेंटीमीटर था वो और दूर चले जाता है, इसलिए हमें पास का भी और दूर का भी पूरा क्लियरली दिखाई नहीं देता.
अच्छा, कंप्यूट द फोकल लेंथ, फिर से जरा आप लोग 30 सेकंड्स लो, जरा आंसर बताओ तो कंप्यूट द फोकल लेंथ। P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, आपको एफ ढूंढना है, तो फॉर्मूला बिकम्स एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। तो हमें आंसर मिल गया होगा शायद से 1/3 का, अगर डायरेक्टली हम लोग करें 1/3, तो आंसर बिकम 0.333333 रिकरिंग आएगा, तो आंसर इज 0.33 मीटर्स। फोकल लेंथ इज 0.33 मीटर्स। अब ये रीड्रॉ करने बोला है, अब याद रखना जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर लाइट दूर से आ रही है तो पैरेलल आती है, बट अगर पास में से आ रही है तो डाइवर्ज होते हुए आ रही है। और अगर क्लियर बनना है तो रेटिना पे बनना पड़ेगा, बट ये तो रेटिना के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द रेटिना। तो मतलब ये बंदे को पास का इमेज क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, कारण क्या है कि ये रेटिना के पीछे बन रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। डायग्राम किसका है, हाइपरमेट्रोपिया का। आपके पास एक कॉनकेव है, सबको पता है कि कॉनकेव हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही फॉर्म करता है। और कॉनकेव क्या काम करता है, कॉनकेव डाइवर्ज करने का काम कर रहा है ये साल, तो आपको डिमिनिश्ड इमेज मिल रहा है यहाँ पे क्लास। इट्स अ डिमिनिश्ड इमेज। अच्छा, नेचर कैसा है, ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधा। सीधे को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट। मैंने एक शॉर्टकट दिया था, रिवर, RIVER, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट के पहले क्या लगेगा, वर्चुअल लगेगा, तो द इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और स्मॉलर इन साइज, बिकॉज कॉनकेव लेंस हमेशा स्मॉल इमेज ही फॉर्म करता है, कभी भी मैग्निफाइड और सेम साइज का फॉर्म नहीं करेगा। मैग्निफाइड, सेम साइज, डिमिनिश, ये तीनों कौन फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स फॉर्म करता है। बट कॉनकेव बस और बस डिमिनिश, दैट इज स्मॉल साइज का इमेज ही फॉर्म करेगा। ना अगर आपने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से और क्लोज लाया तो वी कैन नॉट सी दिस, क्यों ऐसा होता है, यस, नॉट बिकॉज ऑफ TIR, not because of iris cannot contract further, it is because of distinct vision. It is closest than the least 25 सेंटीमीटर के अंदर आ गया। The minimum distance at which the object is placed from the, आप एक ऐसे नॉर्मल डिस्टेंस पे रखो जहां से आपको इमेज क्लियरली दिखाई देना चालू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन। बट अगर आपने उसके अंदर रखा तो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। सपोज करते हैं अगर हमको 18 सेंटीमीटर के अंदर सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है, 18 सेंटीमीटर के बाद से हमको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है, और 18 सेंटीमीटर के अंदर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो 18 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन का। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद से सब कुछ क्लियरली दिखाई देना चालू हो जाता है। सो द डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। और अगर आपने इसके अंदर रखा तो सिलियरी मसल्स इज अनएबल टू एडजस्ट द लेंस एंड देयरफॉर आई पे स्ट्रेन आता है और इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। नाउ कंप्लीट द रे डायग्राम। आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम। तो इफ आई राइट दिस इज ऑल्सो रे डायग्राम फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, रे डायग्राम फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, तो याद रखना ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर इज अ रे डायग्राम फॉर ऑप्टिकल दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। उसका डायग्राम कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, काफी बड़े साइज का बनेगा, एंड इट इज ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस। और अगर कॉनकेव के लिए बना रहे हैं तो कॉनकेव हमेशा डाइवर्ज करेगा, बट जब भी लाइट पैरेलल आती है तो कहां से आ रही है, दूर से आ रही है, फ्रॉम इन्फिनिटी, तो कॉनकेव हमेशा डिमिनिश ही फॉर्म करेगा, तो फोकस पे एक पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगा।
a point size image. So focal length क्या होता है कॉनकेव लेंस का? It is a distance between the optical center and focus. अच्छा, अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, एक बीच में कॉन्वेक्स लेंस है, एक कैंडल है, कैंडल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और पीछे स्क्रीन रखा हुआ है। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? जो आपका ऑब्जेक्ट है, इट इज बिटवीन टू F2 एंड F2, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। क्या देखना? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। What changes in the position of the candle should be made to obtain a virtual and enlarged image? आपको कैसा चाहिए? वर्चुअल इमेज चाहिए। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कब आता है क्लास? अब भी बनाया था ना हमने, अब भी थोड़ी देर पहले बनाया था कि कॉन्वेक्स लेंस कब एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है? देख रहे हो? याद आया? दिख रहा है ऑब्जेक्ट का पोजीशन? फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो आपको भी कैंडल को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा ताकि इमेज, और आपको स्क्रीन को भी शिफ्ट करना होगा, स्क्रीन को भी लेफ्ट साइड पे ही लेके जाना होगा। अच्छा, अगर आपने कॉनकेव यूज किया होता तो आपको वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश ही मिलता। तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का डिफरेंस देख लो। Real images are always inverted, real and inverted. Virtual images are erect. तो रियल इमेज पाना है तो क्या यूज करोगे? कॉन्वेक्स लेंस। और अगर वर्चुअल इमेज ज्यादा पाना है तो आप क्या यूज करोगे? कॉनकेव। अच्छा, वर्चुअल इमेज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों जगह पे बनता है, बट रियल इमेज बस और बस कॉन्वेक्स में ही बनेगा। रियल इमेज में लाइट एक्चुअली कन्वर्ज होती है, बट वर्चुअल इमेज में लाइट एक्चुअली कन्वर्ज नहीं होती, दे अपीयर टू बी कन्वर्जिंग। Now there are some definitions define refraction. Light changes its direction when it passes from one transparent medium to another transparent medium. Is called as refraction of light. What are the laws of refraction? ये भी हमें बताना होगा। बट फिलहाल हमें प्रूव करना है एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। कैसे प्रूव करेंगे? सरफेस ए बी देखो, सरफेस ए बी पे देखो कौन सा एंगल बन रहा है? I और R। तो हम जानते हैं refractive index of second medium with respect to first medium is reciprocal of refractive index of first medium with respect to second medium। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेकेंड मीडियम कौन है? हमारा ग्लास, इसलिए 2 के जगह पे G रखा। फर्स्ट मीडियम कौन है? एयर, इसलिए 1 के जगह पे A रखा। तो सारे चेंजेस कर दिए। सरफेस ए बी पे कौन सा एंगल बन रहा है? आई और आर, मतलब एयर टू ग्लास। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, देखो इक्वेशन 2 बना आपका, साइन आई अपॉन साइन आर। सरफेस सीडी मतलब लाइट कहां से कहां जा रही है? ग्लास से एयर में जा रही है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो क्या बनेगा? आर और ई। यहां पे हम लोग आर दे सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल दिख रहा है ना यहाँ पे? ये देखो जेड बन रहा है, आर और ई। नाउ ये 2 और 3 को जरा इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। जी एन ए के जगह पे साइन आई अपॉन साइन आर रखो, 1 अपॉन ए एन जी के ऊपर साइन आर अपॉन साइन ई। तो साइन ई कहां पे चले जाएगा? न्यूमरेटर में। साइन आर एंड साइन आर गेट्स कैंसल, क्या बचा? साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, दैट इज हेंस आई इक्वल्स टू ई। हेंस प्रूव्ड। An artificial satellite is at a height of 35,780 kilometer above the earth surface. What is the period of revolution of this satellite? कितना टाइम लेगा? तो it is in higher earth orbit, और higher earth orbit में कितना टाइम लगता है? 24 hours. To use satellite for communication or meteorology, what type of orbit will be suitable?
Yes class, that is geosynchronous orbit. And give any two feature of this geosynchronous orbit. The satellites revolving in this orbit have their period of revolution अराउंड द अर्थ सेम एज द, मतलब अगर अर्थ 24 घंटे में चक्कर काट रहा है एक ही जगह पे, तो वो सैटेलाइट भी अर्थ का चक्कर काटेगा सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स में. टू सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग इन लियो एंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. एक लियो में, जियोसिंक्रोनस में. लियो नीचे और जियोसिंक्रोनस उसके ऊपर. लियो नीचे और जियोसिंक्रोनस उसके ऊपर. नाउ टेल मी, एक्स और वाई स्पीड है. ऑर्बिट हैव अ स्पीड एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली. एक्स भी स्पीड है, वाई भी स्पीड है. एक्स स्पीड किसका है? लियो का. और वाई स्पीड किसका है? जियो का. जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. हम जियो सिम की बात नहीं कर रहे हैं, जियो नेट की स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं. तो हम सबको पता है कि जितना नीचे होगा उतना स्पीड ज्यादा और जितना ऊपर होगा उतना स्पीड कम. हेंस एक्स इज ग्रेटर देन वाई. जितना नीचे उतना स्पीड कम, जितना ऊपर उतना स्पीड ज्यादा. एक्स इज ग्रेटर देन वाई. अभी हम लोगों ने देखा था दैट इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. Now complete the table. IRNSS is accurate location of positioning. और ये कौन सा है? इट इज नेविगेशन सैटेलाइट. इनसेट एंड जी सेट वेदर स्टडी एंड प्रोजेक्ट प्रेडिक्शन के लिए काम आते हैं. तो ये क्या है? वेदर सैटेलाइट्स हैं ये सब हमारे. Satellite needs a specific velocity to revolve in a specific orbit. Yes, true. Because critical velocity, हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एक वेलोसिटी होती है that depends upon the height. तो specific velocity given to a satellite in tangential direction, that is critical velocity. उसका फॉर्मूला क्या है? gm upon r plus r h. तो मतलब critical velocity चार चीज पे डिपेंड करता है. Universal gravitational constant, mass of the earth, radius of the earth and height. So since the gravitational constant g, mass m and radius of earth is constant, so critical velocity always depends on height. अच्छा, इसको हम लोग पीएसएल भी बोलते हैं. तो इसके बाकी के पार्ट्स के नाम बता सकते हो? तो आपको लेबलिंग करना है. तो नीचे क्या है? इंजन, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ एंड लास्ट में सबसे टॉप पे क्या होता है? सैटेलाइट होता है सबसे टॉप पे. अच्छा, लिक्विड फ्यूल्स कहां कहां पे यूज करते हैं? इवन स्टेज में. कहां पे? इवन स्टेज. इवन मतलब सेकंड एंड फोर्थ. और ऑड स्टेज में हम लोग क्या यूज करते हैं? सॉलिड फ्यूल्स. और व्हाट फैक्टर डिसाइड द साइज ऑफ लॉन्च व्हीकल? द साइज ऑफ लॉन्च व्हीकल डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द ऑर्बिट एंड द वेट ऑफ द सैटेलाइट. कितना ऊपर जाना है, जितना ज्यादा ऊपर जाना है उतना ज्यादा फ्यूल लगेगा. एंड सैटेलाइट का वेट कितना, अगर वेट ज्यादा हो तो ज्यादा फ्यूल लगेगा. तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सैटेलाइट कितना बड़ा हो, रॉकेट कितना बड़ा होगा हमारा, लॉन्चिंग व्हीकल कितना बड़ा होगा. So that was all for ICB lectures. Keep working hard. Try to solve as many papers as possible. जितना ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको फायदेमंद है क्लास. So once you write the paper, try to judge yourself. क्वेश्चन नंबर वाइज अटेम्प्ट करो. अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स. क्वेश्चन नंबर 3 में मार्क्स कम आ रहे हैं तो ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस, दैट इज डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 4 अपना फिक्स कर लो कि आपका स्ट्रॉन्ग क्या है. फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है कि केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है? फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स प्रैक्टिस करो. केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो फॉर क्वेश्चन नंबर 1. सो दैट्स ऑल. ट्राई टू contact teachers and admin staff if you have any doubts. Clear your doubts, solve as much as possible papers. Okay, thank you. Thanks a lot class.